Hello and welcome you all to VV Services. Today we are going to start fourth topic of MCP, that is organizing. ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने प्लानिंग में देखा था कि प्लानिंग में हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को लेके आते हैं, जैसे कि हम एसेट्स को लेके आएंगे, हम लेबर्स को लेके आएंगे, हम बजट को लेके आएंगे। इन सबको अलोकेट करना, इन सब रिसोर्सेज को गैदर करना और उनको अलोकेट करना टू रिसीव अ पर्टिकुलर टास्क। उसके बाद फिर एक हायरार्की बनाना, एक कंपनी का स्ट्रक्चर ले डाउन करना, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बेसिक अगर हम सबसे स्ट्रक्चर देखें तो एक हायरार्की बनती है जिसमें आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं दैट आर मोर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होंगे, जो कि आपके प्लानिंग से रिलेटेड होंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है जो कि कोऑर्डिनेट कराता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ, एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइजेज द फ्रंट लाइन वर्कर्स ऑफ एनी कंपनी। डिपार्टमेंटलाइजेशन, कंपनी में किस तरीके के डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक हो सकता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, अगर वो गुड्स रिलेटेड प्रोडक्ट को सर्व करता है, देयर विल बी अ सेल्स डिपार्टमेंट, देयर विल बी अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। सो देयर विल बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट वो डिपार्टमेंट्स जो होंगे वो 3 ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होते हैं, आइदर फंक्शन, प्रोडक्ट और लोकेशन। फर्स्ट विल सी फंक्शन। डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन फंक्शंस हो सकता है कि एक कंपनी बहुत सारे अलग अलग फंडामेंटल फंक्शंस करती हो। फॉर एग्जाम्पल दे कैन वर्क इन टेक्नोलॉजी, दे कैन वर्क इन सर्विसेज, दे कैन वर्क इन ऑटोमोबाइल एंड वेरियस फैक्टर्स, and herein they'll be divided on the basis of different functions for example जैसे कि मार्केटिंग एक फंक्शन हो सकता है, किसी एक कंपनी का मार्केटिंग हो सकती है, एडवर्टाइजिंग हो सकती है, लीगल फ्रेमवर्क हो सकता है उस कंपनी का, या फिर उस कंपनी का फाइनेंशियल वर्क जो होगा या सेल्स वर्क जो होगा, इसके अकॉर्डिंग वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएगा और हो सकता है उनके लिए कॉमन हेड रखे। फॉर एग्जाम्पल जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आएंगे वो आएंगे CEOs आएंगे, CFOs आएंगे, COOs आएंगे, जो कि इन डिपार्टमेंट्स को लीड करेंगे। फिर उसी के अंदर इनके सीनियर स्टाफ मेंबर्स आएंगे, मैनेजर्स आएंगे, एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, जो कि एक प्रॉपर हायरार्की बनाएंगे और कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल विल बी बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटलाइजेशन कुड बी departmented by on the basis of this company's प्रोडक्ट कैन बी वेरिंग। बहुत एक कंपनी के बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि हम टाटा की बात करें तो टाटा मोटर्स है, टाटा एलेक्सी है, टाइटन है, इसी तरीके से बहुत सारे और फ्लैगशिप कंपनीज हैं उनकी, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है। अब एक होटल इंडस्ट्री और अगर एक हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली दोनों बहुत ही अलग सेक्टर्स होते हैं। तो ये 2 अलग प्रोडक्ट्स को डील करने के लिए टाटा ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के रखे हैं, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काम करते हैं वो सेम एम्प्लॉय स्टारबक्स के लिए काम नहीं करेंगे, वो सेम एम्प्लॉय टाटा एलेक्सी के लिए काम नहीं करेंगे। सिमिलरली जो लोग टाटा एलेक्सी में काम कर रहे हैं वो सेम लोग TCS में काम नहीं करेंगे, बिकॉज दीज 2 कंपनीज वर्क ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन लोकेशन। जनरल ज्योग्राफी अगर हम देखें तो हो सकता है कि अगर एक MNC के बारे में हम सोचें तो एक MNC मल्टीपल कंट्रीज़ में एक साथ में रन करती है और हर जगह वो अपने हेडक्वार्टर्स नहीं बना सकती है, हर जगह अपने CEOs को लेट डाउन नहीं कर सकती है। तो इस वजह से वो वहाँ पे अलग एक डिपार्टमेंट बना देते हैं कहीं किसी भी नई कंट्री में अगर वो जाते हैं तो। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि दोनों हो सकता है कि दोनों जो कंपनीज़ हैं उन दोनों की डेमोग्राफीज़ बहुत अलग हों, उन दोनों कंट्रीज़ के टाइमिंग्स बहुत अलग हों, उन दोनों कंट्रीज़ का वेदर अलग हो सकता है, या फिर जनरल जो HR पॉलिसीज़ हो सकती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अलग हो सकती हैं। सो इसके बेसिस पे जो कंपनी होती है वो डिपार्टमेंट्स बनाती है अलग अलग कंट्री में, अलग अलग लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई जैसे कि टेस्ला है, टेस्ला ने इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है, तो वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उन्होंने ऑब्वियसली बनाया है, बट अभी उन्होंने हो सकता है वो अपना सर्विसेज डिपार्टमेंट नहीं बनाए, लीगल डिपार्टमेंट नहीं बनाए, बट आने वाले टाइम में 10-15 साल में जब टेस्ला बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, जब टेस्ला की डिमांड बढ़ जाएगी, तो हो सकता है वो अपने बाकी के डिपार्टमेंट्स को भी इंडिया में शिफ्ट कर ले। नेक्स्ट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल में बेसिकली मीन्स कि आप कितने एक एज अ मैनेजर आप कितने लोगों की टीम को आप कंट्रोल कर रहे हो, कितने लोगों के ऊपर आपकी अथॉरिटी है, कितने लोगों को आप डेली आप उनको वर्क देते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट पे देखें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो जनरली बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर हम किसी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अगर सुपरवाइजर की बात करें सो ही कम्स एट अ लोअर लेवल मैनेजमेंट, और उसके अंडर 5 या 10 लोग काम करेंगे,
बट जब हम इसी स्केल को बढ़ाते जाएंगे, जब हम एक छोटे से डिवीजन से निकल के बड़े बड़े डिविजन्स पे जाएंगे तो वहाँ पर लोगों का स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ता जाता है। सिमिलरली अगर हम किसी एक SME कंपनी के बारे में बात करें और एक MNC के कंपनी के बारे में बात करें तो इन दोनों कंपनी के स्पैन ऑफ कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बिकॉज अगर आप स्टार्टअप की बात लेंगे तो स्टार्टअप में लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रहते हैं। जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं, तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है या जो प्रॉपर हायरार्की होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है। वेरेज अगर आप एक MNC को देखोगे तो एक MNC में बहुत लैक ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो लैक ऑफ एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना एक पर्सन के हाथ में नहीं होता है। सो उसके लिए आपके पास प्रॉपर हायरार्की डेवलप होती है और एक मैनेजर होता है फॉर अ पर्टिकुलर टीम, जो कि एक पर्सन, एक एम्प्लॉय एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, वो दूसरे लेवल के मैनेजर को या फिर सेम लेवल पे दूसरे मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन्स बेसिकली द अथॉरिटी ऑफ अ मैनेजर। Similarly, a employee has some responsibilities. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कि एक सुपरवाइजिंग मैनेजर है एक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, उसके पास अथॉरिटी है कि वो डेली लोगों के पास जो उसके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको डेली काम डेलीगेट करेगा। उसके पास अथॉरिटी कि वो उनको डेली के टास्क बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पार्ले-जी कंपनी है, तो पार्ले-जी कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, हो सकता है वो मैनेजर आए उनको डेली का वर्क दे कि आपको दिन में 100 पैकेट्स बनाने बिस्किट के या फिर 1000 पैकेट्स बनाने बिस्किट के या फिर इतने पैकेट्स को पैकेजिंग करना है। सिमिलरली दूसरे जैसे कोई अगर बल्ब मेकिंग कंपनी है तो उसमें भी सेम तरीके का डेलीगेशन होता है। उसके बाद वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे सुपरवाइज़र का काम होता है कि उनके काम को एनालाइज करे, क्या जो उनको टास्क दिया गया था वो उन्होंने टाइमली कंप्लीट किया है, क्या उसमें उन्होंने क्वालिटी को मेंटेन किया है या फिर अच्छे तरीके से उनके काम को किया है या नहीं किया है। Next is decentralization. Powers can be distributed as in the form of centralized manner or as well as in decentralized manner. Centralization में जब होता है तो एक पर्सन के हाथ में कंपनी का मेजर कंट्रोल होता है, who gives authority to everyone in the company. Whereas in decentralization there is a proper hierarchy. For example जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो जो अल्टीमेट जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं टू देयर लोअर लेवल मैनेजमेंट और द लोअर लेवल मैनेजर्स, जो कि हो सकते हैं उनके डिविजनल मैनेजर्स हो सकते हैं, जो कि उनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं या फिर फैक्ट्री मैनेजर्स हो सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं, जैसे कि अगर आप डिसेंट्रलाइज हो तो इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होता है तो आप उनको कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाते हो, आप उनको मोटिवेट अच्छे से कर पाते हो। वेरेज एज एट द सेम टाइम डिसेंट्रलाइजेशन के नुकसान भी हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग लेनी है तो डिसेंट्रलाइजेशन में वो क्योंकि पहले लोअर लेवल से मिडिल लेवल पे जाएगी, मिडिल से टॉप लेवल पे जाएगी, सो इट विल टेक सम टाइम एंड द हायरार्की विल कंज्यूम more time in this. Next is staffing and organization is correlated कि आपने ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। सो देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस, देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोटोकॉल टू हायर एम्प्लॉयज़। फर्स्ट मैन पावर नीड्स, आपने अपनी कंपनी में जो डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल देयर कैन बी अ मार्केटिंग, फाइनेंस, लीगल डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, उसमें आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की अभी नीड है अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट्स। देन आफ्टर एनालाइजिंग कि आपको कितनी नीड्स थी, आप उसमें करोगे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। देयर इज़ अ वाइड स्केल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जहाँ पे आप अलग अलग तरीके से जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली उनको सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हो, जहाँ पे एक लेंदी प्रोसेस हो सकता है। आप पहले जाके उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे बेसिस पे आप उनको स्क्रूटिनी कर सकते हो। देन ऑन द बेसिस ऑफ द आप उनका GD ले सकते हो, GD लेने के बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हो। ये कुछ स्क्रूटिनी के प्रोसेस होते हैं जो कि आप अंडरटेक करते हो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आफ्टर यू हायर एन एम्प्लॉय, आपको उसको ट्रेन और डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज एज अ फ्रेशी और एज अ एक्सपीरियंस पर्सन यू नीड टू गेट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए, जिस ओरिएंटेशन में आप मीट करते हो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने टीम के साथ और अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यू गेट टू नो कि आपकी कंपनी किस तरीके से काम करती है, और सिमिलरली आपको ट्रेन किया जाता है ताकि आप भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप सेट हो पाओ और उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर पाओ। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र।
किस तरीके से जब आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम खत्म होता है आपको मैनेज किया जाता है फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम। उसके बाद फिर आपका प्रमोशन किया जाता है या फिर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ आपने किस तरीके के काम किया है पिछले 1 साल में या फिर पिछले हाफ ईयरली में आपने किस तरीके से काम किया है, उसके बेसिस पे आपका अप्रेजल्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपके प्रमोशंस होते हैं एंड एट द सेम टाइम आपके ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। बिकॉज हो सकता है कि कोई MNC हो जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ में हो या फिर कोई लोकल कंपनी हो जो कि मल्टीपल सिटीज़ में काम करती हो, तो उसके बेसिस पे आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज़ बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू से हम जब बात करते हैं कि किस तरीके की आप सैलरी पे करते हो उसे। जब किसी पर्सन का प्रमोशन होता है या फिर जब आप किसी पर्सन को हायर करते हो तब आप उसको रेम्यूनरेशन की डिटेल्स देखते हो कि आपका बेसिक सैलरी कितनी होगी, बेसिक सैलरी के बाद आपके इंसेंटिव्स कितने होंगे, उसके बाद आपका PPF कितना होगा, या फिर आपके जो डेली वेजेस हैं, जैसे कि हम इसमें एक टर्म कॉइन करते हैं दैट इज़ CTC, दैट इज़ कॉस्ट टू कंपनी, कि जो कंपनी आपके ऊपर पैसा खर्चा कर रही है वो कितना है और आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, प्लस आपके पास जो एक्स्ट्रा पॉलिसी हो, जैसे कि वो हो सकता है आपके इंश्योरेंस में पैसा जाए, जो आपके पेंशन स्कीम्स में पैसा जाए, तो वो किस तरीके से वेजेस डिज़ाइन होंगे। लास्टली परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस आपको अप्रेजल दिया जाएगा। अप्रेजल्स डिफर करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी हाफ ईयरली अप्रेजल्स देते हैं, कुछ एनुअली अप्रेजल्स देते हैं और कुछ उनके टाइम नीड्स के अकॉर्डिंग अप्रेजल दे सकते हैं। सो हेयर अ कंपनी कैन वेरी वाइडली।